हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। इस प्रयास को जारी रखने के लिए हम लोग लेकर आए हैं पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज, जो कि हमने घटना चक्र से शुरू की हुई है। ठीक है दोस्तों, इसमें आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे ही कम से कम आपके 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, उसका टॉपिक का नाम है मूल अधिकार, जिसको कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स, कि एक मानव के एक व्यक्तिगत तौर पे कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं, कौन से मौलिक अधिकार होते हैं जो उसके कहीं पर आज़ादी से रहने के लिए जरूरी होते हैं। उस बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे और उसको हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में कि मूल अधिकार कैसे हमारे संविधान में आए, क्या इनका रोल हुआ और क्या क्या इससे प्रभाव पड़े दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट, क्या दोस्तों, जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, उसके द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा मतलब इच्छा प्रकट की गई दोस्तों। भारतीय संविधान में भाग 3 में, इससे पहले अगर आपको याद हो, जो कि याद होना चाहिए, कि हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़े हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा संघ और संघ राज्य के बारे में, भाग 2 में हमने पढ़ा नागरिकता के बारे में, और भाग 3 में हमारे आ रहे हैं मूल अधिकार। तो भाग 3 के अंदर हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। कितने? अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, जिसमें कि हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्या क्या मौलिक अधिकार है हमारे? पहला, समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि कोई हमारा शोषण न करे, कोई हमारी इंसल्ट न करे, कोई हमें नीचा न दिखाए, उसका अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कि हम कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका हमें अधिकार है। आप लोग जानते हैं कि भाई कोई व्यक्ति हिंदू से ईसाई बन गया, कोई हिंदू से मुसलमान, कोई मुसलमान से हिंदू, इस तरीके से जो हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, वह सिर्फ इस वजह से कि हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, मतलब संविधान जो है उसके उपचार, उसको ठीक करने का अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मतलब कि जो आपके भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, उनको आपके राज्य में जो कामकाज किए जा रहे हैं, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनके विरुद्ध एक गारंटी, कि भाई यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन आपकी गारंटी हम लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके रूप में एक जगह दी गई है। मौलिक अधिकार पूर्णतया, जो मौलिक अधिकार पूरी तरह से नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। आपातकालीन स्थिति में, जब इमरजेंसी लगता है, जब आपातकालीन होती है, उसमें अनुच्छेद 358 और 359, कौन से? अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मतलब इनको रोक दिया सकता है, इनका रोल खत्म किया जा सकता है। किसमें? 358 और 359 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य, वाद योग्य, न्याय योग्य के रूप में संविधान में रखा गया है। मतलब कि न्याय देने के लिए, सबके साथ सही करने के लिए मूल अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में अगर हम फिलहाल की बात करते हैं तो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जबकि जब संविधान बना, अगर हम बात करते हैं संविधान जब बना था स्टार्टिंग में, तो उस समय इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। इसमें 7 मौलिक अधिकार थे।
अभी 6 कौन से हैं अभी आपको बताए? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, वो इसमें से हटा दिया गया है अभी। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना किससे की जाती है? अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसका है? न्यायपालिका का है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण, उनकी देखरेख, उनकी देखभाल न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का जो आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, वह यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि कानून के सामने सबको बराबरी का हक मिलेगा, सबको बराबरी का महत्व दिया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। मतलब कि आपका जो राइट टू इक्वलिटी है वह आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि इस तरीके से है कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में आती है। विधि के समक्ष समानता जो राइट टू इक्वलिटी है वह लॉ के सामने, लेजिस्लेचर के सामने आर्टिकल 14 में। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध है कि भाई आप किसी का धर्म के नाम पर, उसके वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म के नाम पर, ठीक है, आप उसमें कोई भेद नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय हैं जो उनके अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता, जिसको आप छुआछूत कहते हैं, उसका अंत, अस्पृश्यता का अंत जो कि शुरू में था, जब स्टार्टिंग हुई, जब देश आज़ाद नहीं था, उस समय क्या होता था कि भाई ये तो नीची जाति से है, हम इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ये कुआं है, यह सिर्फ कुलीन वर्ग के लिए है, हमारे लिए है, इसमें छोटे लोग आगे कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, वे यहाँ इस जगह पे खेल नहीं सकते, इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई किसमें? अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत, जो उपाधि थी पहले, उनका अंत हो गया कब? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या हुआ? स्वतंत्रता के अधिकार आए। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता के। तो 14 से 18 हमने पढ़ लिया राइट टू इक्वलिटी के अधिकार, कि किस किस चीज में समानता देखने को मिली, वे हमने पढ़ा 14 से 18 तक। किस में पढ़ी भाई? अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोई नियम बनते हैं, कोई लॉ बनते हैं, कानून पास होते हैं, तो उसमें सब बराबर है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि आप किसी का धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उनसे भेद नहीं कर सकते, ये हमने पढ़ा आर्टिकल 15 में। फिर लोक नियोजन के विषय हमने पढ़े 16 में, छुआछूत 17 में, और उपाधियों का अंत, उपाधि खत्म कर दी गई, टाइटल खत्म कर दिए गए लोगों के, तो वह था आर्टिकल 18 में। अब 19 से 22 में आता है स्वतंत्रता। 19 से 22 में आती है स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम। किस चीज की स्वतंत्रता? किस चीज की स्वतंत्रता? तो वह कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में क्या होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या होता है कि फ्रीडम का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम के साथ साथ कुल 6 प्रकार की आजादियां हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) के उप अनुच्छेद 1 के क में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति, कि आप अपनी बात कह सकते हो और उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, इसकी आजादी है आपके पास। इसके अंदर ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी आती है। किसकी? समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर आती है। ठीक है। संविधान अनुच्छेद 19(1) के ख में शांतिपूर्वक एवं
निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी यूनियन, कोई भी समूह बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको है। अनुच्छेद 19(1) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, क्या है, सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, कि आप हर जगह आराम से घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) के अंग में, इसमें क्या आता है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, उसके किसी भी भाग में आप रह सकते हैं या वहां पर परमानेंटली, एक तो निवास करना कि टिक गए कुछ दिनों के लिए, या वहां पर परमानेंटली भी आप रह सकते हैं, इसकी भी आजादी आप लोगों के पास है। तथा अनुच्छेद 19(1) के 6 के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार, कोई भी काम, हम कोई भी काम मान लेते हैं, उसको करने की आजादी हमें होती है। किसके तहत? 19(1) के 6 के तहत, 6। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के कै से लेकर 19(1) के 6 तक में दी गई जो विभिन्न स्वतंत्रताएं हैं, इन पर 19 के सब आर्टिकल 2 से लेकर 19 सब आर्टिकल 6 तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद का 20 का जो संबंध है वह आपके अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। किसमें? अपराध जो हैं उनकी दोष सिद्धि, की भाई वह आपने अपराध किया या नहीं किया, उसका जो सिद्धिकरण है, वह जो सिद्ध होता है, उसके संबंध में संरक्षण से लेकर अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, के संरक्षण में। एवं जो आपका अनुच्छेद 21 के है वह है शिक्षा के अधिकार। ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 के यह आपका है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में आपका आता है गिरफ्तारी और निरोध, कुछ दशाओं में, सब में नहीं, कुछ दशाओं में उससे संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 22 में मतलब किसी स्टेज पर क्या होता है कि आपकी अगर गिरफ्तारी होने आई या आपको उसमें निरोध है तो आप उसके लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम की आयु के जो बालक हैं उनको कारखानों में, खनन में, परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषेध करता है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, क्या है, मानव के दुर्व्यापार, की इंसानों के साथ इंसानों का जो दुर्व्यापार होता है, जैसे पहले होता था कि भाई मजदूर खरीदे जाते थे कि भाई ये तो मेरा बंधुआ मजदूर है, गुलाम है, वह खरीदा जाता था। या ब्लात आश्रम जो बच्चों का आश्रम होता है बेसिकली, कि छोटे बच्चों से ज़्यादा उनका शोषण होता है, तो उस पर प्रतिषेध करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, कौन सा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 1955 में आया था। इसके अंतर्गत भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उसको दंडनीय अपराध माना गया है। कब से? जो कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1955 में, उसके तहत अस्पृश्यता, छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जो दैहिक स्वतंत्रता है, क्या है? दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार, यानी कि विदेश भ्रमण भी शामिल है। ठीक है ना, दैहिक स्वतंत्रता, आपकी जो देह है, जो बॉडी है, उसकी आजादी, आप कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल
स्वतंत्र हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 में है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। इसके साथ ही धर्म के लिए जरूरी है, जैसे कि भाई नॉर्मली अगर आप जा रहे हो और आपके पास मान लो चाकू मिल गया, तो कानून क्या करता है, आपको सजा देता है, आप पर बैन लगाता है कि आप इस तरह कोई भी हिंसक वस्तु अपने साथ नहीं ले सकते। लेकिन सिखों में क्या है कि वे अपने साथ हमेशा कृपान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कृपान उनके धर्म के लिए अनिवार्य है, उनके धर्म में माना गया है, तो इसलिए उन लोगों को कृपान रखने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यह है आपका अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। किसकी? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से, किससे है? जो अल्पसंख्यक हैं, जो आपके SC ST हैं, इनके कुछ हित हैं, इनके कुछ अधिकार हैं, इनके कुछ फायदे हैं, उनको बचाकर रखने, उनको संरक्षण की जो अधिकार है वह अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और प्रशासन से संबंधित अधिकार हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम में, भारतीय संविधान के जो 44वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर, 44वें संशोधन अधिनियम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको मूल अधिकारों के साथ से कब हटाया गया था? तो उसको हटाया गया था 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, और मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के में जो विविध अधिकार है इसकी श्रेणी में डाल दिया गया था, इसकी श्रेणी में डाल दिया गया था। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 300 के तहत। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसका राइट आपका आर्टिकल 32 में है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके जुडिशियल प्रिवेंशन के तहत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो आपका आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई है। क्या शक्ति प्रदान की गई है? कि वो मौलिक अधिकारों को संरक्षण देंगे, उनका बचाव करेंगे, उनको बचाकर रखेंगे। किस आर्टिकल? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह पावर है। ठीक है, सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिनमें प्रादेश या रिट कहते हैं, जिन्हें हम रिट कहते हैं। कहते हैं ना कि भाई ये रिट जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये रिट जारी की है हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो वे रिट कौन कौन सी हैं वे अब हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। पहला है, तो पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों। सो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में जब हम इसको पढ़ते हैं इसको कहते हैं हम हेबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि जब न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, अगर गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी
या असंतोषजनक होता है तो कोर्ट उस बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। मान लो कि पुलिस ने क्या किया, किसी बंदे को वैसे ही पकड़ लिया अपनी आपसी दुश्मनी के कारण, और उसके खिलाफ कोई कठोर केस नहीं हुआ, तो ये आपकी जो न्यायालय होता है, कोर्ट होती है, यह उसको छोड़ने का आदेश दे सकता है। उसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसको आप इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस। ठीक है। एक्चुअली जो रिट हैं ये आपकी 5 तरीके की रिट होती हैं। कितनी? ये रिट जो होती हैं आपकी, जो प्रादेश होते हैं, ये 5 तरीके के होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया, चलिए बाकी पे चलते हैं। दूसरा परमादेश। परमादेश का मतलब होता है परम आदेश। क्या होता है? परम आदेश। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। क्या कहते हैं? मैंडमस। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है, कब जारी किया जाता है? जब कोर्ट को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, कोई पब्लिक ऑफरिंग अपने कानूनी और संवैधानिक, अपने लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसके राइट्स हैं, दायित्व हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनका अच्छे तरीके से पालन नहीं कर रहा, इससे किसी और उसकी वजह से किसी और व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, उस केस में परमादेश वाली रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट, जिसको आप मैंडमस कहते हैं। नेक्स्ट, निषेध। निषेध मीन्स आपको पता है प्रोहिबिशन। निषेध मीन्स क्या होता है? प्रोहिबिशन। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, जैसे भाई एक तो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, लोकल कोर्ट हो गई, तो अगर वो अपने किसी फैसले या अपने अधिकार का अतिक्रमण, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से उसको यूज़ करती हैं, तो क्या करता है जो ऊपर की अदालतें, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसे ऐसे करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती हैं, प्रोहिबिशन रिट जारी करती है। ठीक है। नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सर्टियोररी। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्टियोररी। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा या सर्टियोररी रिट जारी करता है और उस आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक दिया जाता है। ये होता है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण आप कहते हैं क्वो वारंटो। क्या कहते हैं? क्वो वारंटो। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा, क्वो वारंटो द्वारा उसे ऊपर की अदालत को हस्तांतरित कर देता है। अगर सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा हो रहा है तो वह स्टेट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। वहाँ पे भी अगर नहीं होता उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अगर आपातकाल की स्थिति आ जाती है और 358 अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपके अनुच्छेद 19 हैं, अनुच्छेद 19 के पार्ट हमने पढ़े, 6 पार्ट हैं, तो उन पार्ट्स के जो भी राइट्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, वे बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं। कब? जब आपातकाल की स्थिति होती है। ठीक है। 352 आपातकाल के लिए संविधान है, अनुच्छेद है, और इस 352 अनुच्छेद में राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है तो अनुच्छेद 358 अप्लाई हो जाता है, जिसमें कि अनुच्छेद 19 के सारे सब आर्टिकल बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं। उस समय
अनुच्छेद 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब मूल अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाने की या करने की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 के तहत दी गई है। ठीक है कि 300 जब 358 लगा उसके अनुसार आप लोग सभी मूल अधिकार छोड़ देंगे जो कि 19 में आते हैं। उसके अलावा यह शक्ति 359 आर्टिकल में राष्ट्रपति को दी गई है कि भाई वह 20 और 21 के अलावा बाकी सारे मूल अधिकार खत्म कर सकता है आपातकाल के दौरान। जब भारत संविधान में 44वां संशोधन हुआ था, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन हुआ था कब? 1978 में। उसके पश्चात आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार आते हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। और 20 और 21 आप जानते हैं, ठीक है। 20 आपका था क्या कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि, कि भाई आप पर अगर कोई अपराध लगा दिया गया है तो आप उसको प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं ये मैंने नहीं किया, या जिसने आप पर अपराध लगाया उसको साबित करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये अपराध इसने किया है। ये अप्लाई होता है। और आर्टिकल 21 अप्लाई होता है जिसमें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि आदमी अपने प्राण बचाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के निर्णय से यह निर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। कि जो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का जो केस है उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो मृत्यु कारित करने के लिए जो मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता, अतिक्रमण नहीं करता। और यह क्या है? संवैधानिक है। क्या है दोस्तों? संवैधानिक है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था मूल अधिकारों का। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको काफी कुछ पता लगा होगा दोस्तों। आइए अब इसे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को समझते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। बिल्कुल सही बात है, किया था। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। नहीं। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। नहीं। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। बिल्कुल नहीं। तो मूल अधिकारों कहाँ से आए थे? यह जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने समर्थन किया था कि हमें संविधान में मूल अधिकारों को शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो हमने पढ़ा था कि जो दोनों न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को शक्ति मिली हुई है किस चीज की? कि ये मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जब हम नागरिकता पढ़ रहे थे तो नागरिकता संबंधित सभी जो बदलाव थे या लागू था वह किसके अंतर्गत था? वह था संसद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संसद के अंतर्गत। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले हैं, कठोर हैं। तो हमने पढ़ा था वाद योग्य हैं, न्याय योग्य हैं। क्या है? वाद योग्य हैं, न्याय योग्य हैं। ठीक है, एक होता है वाद, एक होता है विवाद। अवाद तो ये वाद योग्य है, न्याय योग्य है। ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर
35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। जब स्टार्ट किया था, जब सबसे पहले मूल रूप था संविधान का, तब 7 थे। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ से हटाकर कहाँ पे डाल दिया? आर्टिकल 300 के सब आर्टिकल कै में। ठीक है। अब अनुच्छेद 12 से 35 तक अब क्या है? मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? बताइए क्यों? यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो दोस्तों यह संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रजातांत्रिक होता है ना, ऐसा नहीं है। यह लोक कल्याणकारी है, बिल्कुल है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, नहीं। संसद इसके द्वारा सॉरी माय मिस्टेक, लोक कल्याणकारी होता है, नहीं। यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है, यह व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका पहला, तीसरा और पहला, चौथा और पांचवा ठीक है। क्या है? पहला, चौथा और पांचवा ठीक है। ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्योंकि अगर मैं बात करूं प्रजातांत्रिक की और लोक कल्याणकारी की, तो जो आपका प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी वाली अवधारणा है, यह शासन प्रक्रिया से संबंधित है। किससे? शासन प्रक्रिया संबंधित है, न कि अधिकारों से। ठीक है। किससे है? शासन प्रक्रिया से संबंधित है, न कि उसके मौलिक अधिकारों से। तो याद रखना कि प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी ये शासन प्रक्रिया से संबंधित है, न कि मौलिक अधिकारों से। इसलिए हमने यहाँ पर इनको गलत बताया, मूल अधिकार से संबंधित नहीं बताया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल है, हमने पढ़ा था, एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 से सूचीबद्ध है, बिल्कुल ठीक है, भाग 3 में हमने पढ़े थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यह भी गलत है, उनकी ही भांति है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहला और दूसरा ये ठीक है, इसका मतलब आपका ए इसके लिए सही होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है विधायन सत्ता पर? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। तो ये लगाता है आपका अनुच्छेद 14। क्यों लगाता है? क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। सब कानून के सामने बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो किस में है? अभी आपको बताया, आर्टिकल 14 में। 9, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत आता है? तो समानता का अधिकार आता है इसमें
4 आर्टिकल लिखे हैं, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो किस में आता है भाई आपका राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में आता है, आर्टिकल 15 में आता है, आर्टिकल 16 में आता है। आर्टिकल 13 में नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल 13 अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। जो आपका समानता का अधिकार आता है वह आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, 14, 15, 16 और 18, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 13 इसमें नहीं आता है, 13 इसमें नहीं आता है। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये लेक्चर हमारा थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रश्न है और काफ़ी इसके बारे में बताया भी गया दोस्तों। सो प्लीज़ संयम बनाए रखें और इसको आनंद के साथ सुनते रहें। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15(4) में, अनुच्छेद 15(5) में, 16(5) में या 16(4) में? तो जो आपका अनुच्छेद 15(5) है उसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें कि गैर सरकारी और गैर अनुदान ये दोनों शामिल हैं, उसमें अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, अनुच्छेद 15 के सब आर्टिकल 5 में। ठीक है। 11 कथन और कारण। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों के समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। समान लोगों के विधि समान होगी, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण है, तो इसका हम ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, 32, 345, 326। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसदीय और संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वह करता है आपका अनुच्छेद 13। कौन सा करता है? अनुच्छेद 13। क्या करता है? यह प्रावधान है कि जो संघ है या राज्य है वह कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें बिल्कुल निम्न करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। इसलिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 क्या है? लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो अनुच्छेद 13 क्या है? वह यह कहता है कि अगर संघ या राज्य कोई कानून बनाते हैं और वह भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उनको नष्ट करता है तो वह कानून मान्य नहीं होगा। यह इसमें बताया गया है। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों को या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। आर्टिकल 245 क्या कहता है कि जो आपके केंद्र हैं या राज्य हैं उनके द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं उनका फैलाव, उनका विस्तार। अनुच्छेद 326 क्या कहता है?
लोकसभा और विधानसभा का जो निर्वाचन है वह वयस्क मताधिकार, मतलब जो मैच्योर हैं, जो एडल्ट हैं, जो एक सीमा के ऊपर हैं, उनके द्वारा ही मत डाला जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं इसका है मौलिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग से आता है? 14, 15, 16, 19। तो 19 आता है। क्यों आता है? क्योंकि 14, 15, 16 राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है, राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। लेकिन अब एक चीज़ और बता देते हैं कि जो 15, 16 और 19 है वह नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। सभी के लिए मीन्स कि चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देशी हो, लेकिन 15, 16, 19 सिर्फ देशी लोगों के लिए, मतलब कि नागरिकों के लिए। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं जब मूल अधिकार की बात हो रही है कि 14, 15, 16 एक साथ हैं और 19 आपका अलग है। ठीक है, वो तो आपके बौद्धिकता पर निर्भर करता है कि सवाल किस प्रसंग में पूछा गया है। ठीक है, हम यहाँ भी 19 को इनसे भिन्न मान लेते हैं। हम यहाँ इनको 19 से भिन्न मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो 14, 15, 16, 17, 18 है वह समानता के अधिकार से संबंधित है। वह समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए, और आर्टिकल 19 बेसिकली किससे है? स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम से संबंधित है। राइट टू फ्रीडम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये बारीक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी हम संविधान को समझ पाएंगे दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो किससे किया गया है? ये तो आपको बिल्कुल अभी टिप्स पे याद होगा कि 19 से अनुच्छेद 22 तक, 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है ना। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में हमने पढ़े थे कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 में हमने पढ़ा था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में हमने पढ़ा था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 कै में हमने पढ़ा था शिक्षा का अधिकार। 22 में हमने पढ़ा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। ठीक है ना। चलिए, 19 से 22 तक हो गया राइट टू फ्रीडम। 16 पे आते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करना है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो ऐसे कौन से हैं? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार यह किसको? सिर्फ देश के लोगों को हो सकता है। ठीक है। कानून के समता यह सबके लिए है, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, नागरिक हो या गैर नागरिक हो। ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकार यह भी आपके किस में आते हैं? सिर्फ नागरिकों के लिए आता है, इसमें विदेशियों के लिए नहीं आएगा। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण यह सबके लिए आता है, यह सबके लिए होता है। तो इसमें पहला और तीसरा सही होगा, इसका ऑप्शन है इसके लिए सही कहा जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। जो हमारा ए बी सी है उनको एक साथ मिलाकर पढ़ना। तो दोस्तों, जो भारतीय न्यायालय की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द है
और अनुच्छेद 14, 16 और 39D, कौन सा 39D, एक साथ मिलकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में निगमित करने हेतु सक्षम किया है। तो इसमें आप ऑप्शन डी लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। किसके अधीन किया गया है? आर्टिकल 15 किसके अधीन है? राइट टू इक्वलिटी के अधीन। किसके अधीन है? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार के अधीन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था कि आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और वे 5 कौन से हैं? समता, राइट टू इक्वलिटी, तो वे 5 कौन से हैं? 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता सम्मिलित है, सामाजिक समानता सम्मिलित है, अवसर की समानता सम्मिलित है, आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, बिल्कुल सही। अस्पृश्यता का उन्मूलन, गलत। अस्पृश्यता के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी इसका नहीं है। कारखानों और खाद्यान्नों, क्योंकि शोषण के विरुद्ध आना है, तो शोषण के विरुद्ध क्या होगा? कारखानों और खाद्यान्नों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसमें पहला कि मानव देह का व्यापार जो हमने अभी पढ़ा था, और बंधुआ मजदूरी जिसको हमने क्या कहा था? बेगारी। बंधुआ मजदूरी जिसको हमने कहा था बेगारी, और हमने कहा था बलात्श्रम। क्या कहा था? बलात्श्रम। एक हमने कहा दुर्व्यापार, जो कि अनुच्छेद 23 की बात है। दुर्व्यापार और बलात्श्रम जिसको कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी, यह निषेध है। और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये 2, पहला और चौथा, यह भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों द्वारा निम्नलिखित हैं। तो पहला और चौथा, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, 22, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। कौन सा है? अनुच्छेद 24, क्योंकि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, 21, 17, 19। तो किसके? अनुच्छेद 17 के प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया अनुसूचित जाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, किसी भी समुदाय के सदस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोबारा सुनिए, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई भी काम जो कि अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किस सदस्य के संबंध में किया गया है। तो हमने पढ़ा था अनुसूचित जाति, और ये किस में है? जो आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1955 के तहत, उसकी धारा 12 में यह बताया गया था कि अगर अपराध गठित करने वाला कोई व्यक्ति कोई काम
अस्पृश्यता के आधार पर किया गया हो, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है तो अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान में अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो नहीं, फोर्थ नहीं होगा। कानून बनाकर कर सकते हैं, शिक्षा की उन्नति मतलब उनको पढ़ा लिखा कर सकते हैं, और लोगों में जागरूकता फैलाकर कर सकते हैं। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा। चलिए 26, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो कौन से अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध। कौन सा अधिकार? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 15 में है। इसके लिए अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। कौन सा? अनुच्छेद 15 का सब 4 जोड़ा गया, और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की वजह से आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल 4 जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, से जोड़ा संबंधित है? 19, 20, 21, 22। तो कौन सा है? 19, जिसमें कि हमें बताया गया था वाक और अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता। तो ये किसमें था? 19(1) के कै में। किसमें था? 19(1) के कै में। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें? 19(1) के ए में। 19(1) के ए में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिए 29 पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल प्रावधान हैं? तो हमने पढ़ा था किसमें है? अनुच्छेद 19 में। अभी मैंने आपको बताया, वाक और अभिव्यक्ति। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए? 20, 19, 18, 17। तो जो अनुच्छेद 17 है, जो अनुच्छेद 17 है उसके अंतर्गत क्या था? अस्पृश्यता का अंत था, छुआछूत का अंत था, ठीक है ना, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस संविधान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस संविधान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 14, 19 1 का ए, अनुच्छेद 21, 25 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका 19 1 का ए है, क्या है? 19 1 का ए, इसके तहत निजी भवनों पर भी झंडा फहराया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? निजी भवन जो होते हैं, निजी जो मकान होते हैं, उनके ऊपर भी झंडा फहराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसके तहत? 19 1 ए के तहत, 19 1 ए के तहत। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32,
स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें एक अनुच्छेद हमने पढ़ा था 19(1) का ख, जिसमें हमने पढ़ा था कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पर राज्य को तर्कपूर्ण कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत नहीं आती? तो किसके अंतर्गत? यह नहीं आती घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक है ना? मतलब कि जब सेना लोगों को घेरती है तो वह तो हथियार के साथ घेरती है ना, तो वो इस संबंध में नहीं आता, क्योंकि वो जिनको घेरती है वह कुछ ना कुछ मिस एक्ट करते रहते हैं, कुछ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको उस समय रोकना जरूरी है, जो कि हथियार की वजह से रुक सकता है। ठीक है, चलिए 33, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता? अवांछनीय आलोचना के आधार पर। अवांछनीय आलोचना के आधार पर आप किसी भी नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाई उसका अपना ओपिनियन देने का, एक्सप्रेस करने का उसको हक है, आज़ादी है, आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई अगर भारत की संप्रभुता से प्रभावित हो रही है, या लोक व्यवस्था से प्रभावित हो रही है, या न्यायपालिका सरकार जो आपका न्यायालय उसका अपमान हो रहा है, तो आप तब तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हो, लेकिन उसकी अवांछनीय आलोचना के मद्देनजर आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है? तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसको संरक्षित प्रदान करता है। 20 और 21 एक साथ हैं। 20 आपका क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना। 21 आपका क्या हो गया? 21 आपका हो गया विदेश यात्रा का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो यह होता है एकांतता का अधिकार। कौन सा होता है? एकांतता का अधिकार। ठीक है ना। तो इसमें आप लिख देंगे सी कि 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है क्या? एकांतता का अधिकार। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसको स्पष्ट कर देता हूं कि जो 19(1)(d) है उसका क्या है? उसमें है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सब जगह अबाध संचरण का अधिकार होता है। भारत के राज्य क्षेत्र जो है उसमें आदमी कहीं भी जाकर अपने आप को बचा सकता है, आराम से वहाँ पर घूम सकता है। अनुच्छेद 21 में क्या है कि वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपने प्राणों की, अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए, संरक्षित करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों को अगर आप मिलाकर पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? एकांतता क्या अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान
के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के दायरे में जो नहीं आता वह है आपका मृत्युदंड। कौन सा? मृत्युदंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। निजता के अधिकार, किसके? निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ए, अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन, या अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, या अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की नई स्वतंत्रता, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। किसमें होता है? 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं से। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। भारतीय गणराज्यों के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से सम्मिलित है? तो अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21 है। कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। ठीक है, अनुच्छेद 21 है, क्योंकि अनुच्छेद 20 हमने पढ़ा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, 22 हमने पढ़ा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण के संबंध में, 19 तो आप जानते हैं कि वाक स्वतंत्रता और विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है, 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आती है। 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आती है। ठीक है ना? किस में आती है? ये आती है आपकी 21 में। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा करपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? 24, 25, 26, 27। तो आर्टिकल 25 में, जो कि आपका है धर्म से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 में यह माना जाता है। आर्टिकल 25 में धर्म स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है क्या धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को करपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार? तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आप धार्मिक निकायों के आधार पर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, आपका धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसके बाकी के प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। आगे भी काफ़ी प्रश्न मूल अधिकार संबंधित हैं, तो उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसका जो मूल ढांचा है उसको तैयार कीजिए, जिससे कि बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप लोग स्वयं पहले से ही सोचकर बता सकें। ठीक है, साथ बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। प्रयास रहता है आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताने का। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार,
धन्यवाद। राम राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।